हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सेक्शन में अनुभार कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में यह बड़े बड़े कंपाउंड का अनुभार पूछा जाता है और कभी कभी आपको द्रव्यमान सूत्र इकाई फार्मूला यूनिट मास पूछा जाता है। और अगर आपको सही कंसेप्ट है तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। आइए पहले हम लोग सीखते हैं कि सर अनुभार किसको बोलते हैं या अनुभार किसका निकलेगा, क्योंकि आपने पीछे के क्लास में देखा कि परमाणु भार परमाणु का निकलता है। तो परमाणु किस में होता है? तत्व में होता है। परमाणु किस में होता है? तत्व में। तो भाई तत्व का परमाणु भार निकलता है। और जब हम लोग अनुभार की बात करते हैं ना, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अणु का भार, ध्यान दीजिएगा कि अणु आपका कब बनता है, तो जब दो परमाणु एक दूसरे के साथ जुट जाते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के साथ जुट जाते हैं, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और उसका जो द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग अनुभार कहते हैं। बस यहाँ पे ये चीज़ समझना है आपको कि अनुभार जो है ये किसी भी यौगिक का निकाला जाता है। अनुभार किसका निकाला जाता है? तो किसी भी यौगिक का निकाला जाता है। कोई भी आपका यौगिक हो, किसी भी यौगिक का। तो ये बात आप अपने माइंड में रखेंगे कि परमाणु भार तत्व का निकाला जाएगा, जबकि अनुभार जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है वो किसका निकाला जाएगा? यौगिक का निकाला जाएगा, कंपाउंड का निकाला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अनुभार जो है आपका वो दो चीज़ में हो सकता है। अच्छा, आपने ये वाला परमाणु भार और परमाणु संख्या वाला वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दिया था, ये कि परमाणु भार को हम लोग AMU एटॉमिक मास यूनिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राम में भी करते हैं। तो अगर हम लोग परमाणु भार को ग्राम में लिख देते हैं तो ग्राम परमाणु भार पढ़ते हैं, या AMU में लिख देते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों अनुभार की जब हम लोग बात करते हैं, तो जब किसी यौगिक का हम लोग अनुभार निकालते हैं और अगर उसके बाद हम ग्राम लगा देते हैं तो कहते हैं सर यौगिक का अनुभार किस में हो गया? ग्राम में हो गया। या इसको हम लोग पढ़ते हैं यौगिक का ग्राम में अनुभार, या हम चाहें तो वहाँ पे AMU भी लगा सकते हैं, मतलब यौगिक का अनुभार किस में हो जाएगा? एटॉमिक मास यूनिट में हो जाएगा। तो ये तो था आपका एक छोटा सा कंसेप्ट। लेकिन बात आती है कि सर यौगिक का अनुभार निकलेगा कैसे? तो दोस्तों किसी भी यौगिक का अनुभार जो आपके जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक परमाणु संख्या और परमाणु भार याद रहना चाहिए, क्योंकि इतना तक के रेंज में क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ नहीं रहता है परमाणु भार या आपका जो परमाणु संख्या है। लेकिन जब आप इससे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है परमाणु भार, तो आपको निकालने में सुविधा होती है। अब आप कहेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी भी यौगिक का जो अनुभार होता है उस यौगिक में उपस्थित, किसी भी यौगिक का अनुभार उस यौगिक में उपस्थित सारे परमाणु के परमाणु भार के योग के बराबर होता है। परमाणु भार के योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं आपको कि कोई भी जो यौगिक होता है उसका जो हम परमाणु भार निकालते हैं, उसका जो हम लोग अनुभार निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? तो उस यौगिक में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उन सारे परमाणु के परमाणु भार को जोड़ देते हैं, या उसके योग के बराबर जो होता है उसी को हम लोग अनुभार कहते हैं। अब आप कहिएगा कैसे कहते हैं? तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ कार्बन मोनोऑक्साइड का, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम H2O लिख देते हैं, फिर हम यहाँ पे किसका लिख देते हैं सर? HCl लिख देते हैं। ये सब क्या है? आपके यौगिक हैं। ये सब क्या है? आपके
यौगिक है, कंपाउंड है, इसका क्या निकलेगा, अनुभार निकलेगा। हमने आपको क्या बताया कि किसी भी यौगिक का अनुभार उस यौगिक में उपस्थित सारे परमाणु के परमाणु भार के योग के बराबर होता है। भाई पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में दो चीज़ है, पहला कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन का परमाणु है और ये किसका परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है। तो भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 12 होता है। कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आप कहिएगा सर ऑक्सीजन का 16 होता है। हमने क्या बोला कि उस यौगिक में जितने परमाणु उपस्थित हैं उसका जो परमाणु भार होगा आप उसको जोड़ दीजिए। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन उपस्थित हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। तो 16 और 12 कर दिए, जो जोड़ दिए तो कितना हो गया, 28। अब यहाँ पे आप ग्राम लगा दो या फिर आप AMU लगा दो, आपका अनुभार आ गया। और आप क्या कह सकते हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुभार है वो कितना है, 28 ग्राम है। कितना है आपका, 28 ग्राम है। ठीक इसी तरह जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कहते हैं सर कार्बन का इसमें एक परमाणु है, मतलब इसकी जो परमाणु संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। और यहाँ पे कहते हैं सर कि ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, तो ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार 16 होता है, 2 परमाणु है तो 16 गुना 2 हो जाएगा, मतलब 32। हमने बोला परमाणु अगर आपको अनुभार निकालना है तो जो भी यौगिक में उपस्थित परमाणु हैं उसको आप उसके परमाणु भार को आप जोड़ दीजिए। तो आप देखिए कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना है, तो 16 दूना 32, तब 12 और 32 कितना हो गया आपका, 44 ग्राम हो गया। कितना हो गया आपका, 44 ग्राम हो गया। आप कहेंगे सर H2O का कैसे निकालेंगे, तो बस सिंपल वे में H2O हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, 2 परमाणु है तो 1 गुना 2 कर दिए। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 2 कितना हो गया आपका 18। बताइए आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है ना आपसे कि बताइए कि जल का आणविक भार कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 18 ग्राम। देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी आपसे भारी जल का भी आणविक भार पूछ दिया जाता है। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है। क्या होता है, D2O। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,3। समस्थानिक का मतलब जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। तो इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं। और जो भारी जल होता है आपका D2O, इसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस D2 का आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ड्यूटेरियम का 2 एटम है और ड्यूटेरियम के 1 एटम का द्रव्यमान कितना होता है 2, तो 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो आप इसको क्या लिख देते हैं सर 20 लिख देते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि वाटर का एटॉमिक वेट क्या होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको हम लोग भारी जल बोलते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाता है कि भारी जल का अनुभार क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि जो हल्का जल मतलब जो साधारण जल है H2O उसका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 18 ग्राम, और जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा आणविक भार होगा वो कितना होगा 20 ग्राम होगा। आइए दोस्तों कुछ और बड़े बड़े फार्मूला को कर लेते हैं, उसके बाद फार्मूला यूनिट मास को समझेंगे। बड़ा बड़ा इसीलिए कर लेते हैं कि ताकि आपको किसी भी टाइप का आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले। बस तरीका यही होता है अनुभार निकालने का। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अनुभार किसी यौगिक का निकलता है, यौगिक तत्व से मिलके बने होते हैं, तत्व में परमाणु होता है। तो जब हम लोग अनुभार निकालते हैं किसी यौगिक का तो उस यौगिक में जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं उन सारे परमाणु का जो भार होता है उस सब को जोड़ देते हैं, वही मेरा उस यौगिक का अनुभार हो जाता है। आइए कुछ और बड़े बड़े फार्मूला की बात कर लें। अब हम लोग कुछ इस टाइप के फार्मूला पे अपना प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके एग्जाम हॉल में जब ये सब आए तो आप उसका धूरा उड़ा दो, मतलब क्या कि आप उसको आसानी से सॉल्व कर लो। पहले हम लोग चलते हैं H2SO4 से, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसका अनुभार कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु है यहाँ पे और हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, तो 1 गुना 2 कर दिए हम। सल्फर है यहाँ पे, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 32 होता है, तो यहाँ पे हम 32 लिख दिए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16, यहाँ पे 4 है तो 16 गुना 4 हो गया। अब हम इसको 1 दूना क्या लिख सकते हैं 2, 32 लिख सकते हैं, 16 चौका 64 लिख सकते हैं, सबको जोड़ देंगे तो 2 2 4 और 4
8 और 6 और 3 9, 98। मतलब क्या कि H2SO4 का जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका अनुभार कितना होता है, 98 ग्राम होता है। दोस्तों अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछ दिया जाए तो आप सबों को पता है कि सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, तो सर 16 होता है, और हाइड्रोजन तो 1 होता है, तो सर इसका अनुभार कितना हो जाएगा, तो 3 और 6 और 3 9, और 9 और 1 कितना 10, 2 और 1 3, और 1 कितना हो गया आपका 4। तो ये हो गया आपका 40। कितना ग्राम, 40 ग्राम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक मॉलिक्यूल्स होता है उसका अनुभार कितना होता है, 40 ग्राम। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का कितना 16, और हाइड्रोजन का 1, तो 6 और 1 7, तो 3 10, 0, हाथ में बचा 1 2 1 3 1 4, 40। अब बात करते हैं CaOCl2 को। दोस्तों इसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, और ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ऑक्सीजन आपने देखा कितना होता है 16, क्लोरीन 35.5, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 35.5 गुना आप कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 16 प्लस 35, और ये 35 दूना 70 और 5 दूना 10 71। तो ये आपका हो गया 6 और 1 7, और 7 1 8 और 4 12। कितना ग्राम, 127 ग्राम। कितना ग्राम, 127 ग्राम। दोस्तों आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ये तो आसान था, ये सभी बना लेंगे, इसको हम समझ गए आसानी से। जरा सा आप ये बताओ कि Al2SO4 होल 3 का कैसे निकलेगा, ये तो थोड़ा अटपटांग लग रहा है। दोस्तों इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप बनाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि Al2SO4 होल 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम सल्फेट को बनने में एल्युमिनियम के 2 एटम चाहिए और सल्फेट के 3 एटम चाहिए। अब देखिए आपको मालूम है कि एल्युमिनियम के एक एटम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27। यहाँ पे कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पे 27 गुना 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस का ही साइन देंगे, और ये सल्फेट को ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। अब सल्फर के एक एटम का द्रव्यमान कितना होता है, तो सर 32 होता है। कितना होता है, 32। ऑक्सीजन के एक एटम का द्रव्यमान कितना होता है सर, तो 16। यहाँ पे है कितना, 4, तब 32 गुना 32 प्लस 16 गुना 4, और ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 27 दूना 54 प्लस ये 32 और प्लस 16 चौका 64, और इसका भी होल 3 होगा। अब इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं कि 54 तो यहाँ पे है ही आपका, प्लस अब देखिए कि ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 और 4, तो 4 2 6, और ये 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहिएगा सर 6 और 3 हो जाएगा 96, सॉरी 6 और 3 9 होगा, तो मतलब टोटल 96 हो जाएगा। तो 4 2 6 और 6 और 3 9। अब यहाँ पे होल 3 है तो 54 अब प्लस। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए, और आप सबों को पता है कि सल्फेट के एक मॉलिक्यूल्स का जो परमाणु द्रव्यमान कितना निकल रहा है, सल्फेट के एक मॉलिक्यूल्स का अनुभार कितना निकल रहा है, 96। 3 मॉलिक्यूल्स है इसमें प्रेजेंट, तो तीनों का होगा। तो हम यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं, 96 और 3 को क्या कर लेते हैं सर, गुना कर लेते हैं। तो कहते हैं 6 तिया 18 और 9 तिया 27 1 28। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 12 और 8 5 13 1 14 2 1 3, 342 ग्राम। तो अगर आपको इस टाइप का भी फॉर्मूला मिले तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे जैसे इसको किए। बस ये समझना है कि SO4 का होल 3 है, इसका मतलब सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसकी बात करो, किसकी, MgOH होल 2 की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करो, MgOH होल 2 की बात करो, तो आप कहते हो सर कि मैग्नीशियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, तो सर 24 होता है। कितना होता है, 24 प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे OH के 2 एटम लगे हुए हैं, तो पहले हम OH का ब्रैकेट में निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और इसको हम यहाँ पे 2 रहने ही देते हैं। तो 24 प्लस 16 1 17, तो 17 यहाँ पे 17 और 2 जो 24 प्लस 17 दूना 34, तो
4 4 8 और 3 2 5, मतलब MgOH के एक मॉलिक्यूल्स का, एक अणु का कितना भार होगा? तो आप कहेंगे सर 58 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा? 58 ग्राम होगा। दोस्तों इसी तरह आप इसका भी कर सकते हैं, C6H12O6 का क्या कि सर कार्बन का परमाणु संख्या 12, तो 12 गुना 6, क्यों? क्योंकि कार्बन के 6 परमाणु हैं। अब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो 1 गुना 12, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना परमाणु है? 12। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है सर? 16। और यहाँ पे कितने एटम है? यहाँ पे 6, तो 16 गुना 6, देखिए 12 छके 72, 12 कम 12, 16 छके 96, 6 2 8 2 10, यहाँ पे हम 0 लिख दिए, कैरी हुआ 1, 9 1 10, 10 1 11, और 11 7 कितना हो गया आपका? 18। मतलब क्या कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 180 ग्राम होगा। कितना होगा? 180 ग्राम होगा। एक बार रीचेक कर लीजिएगा। कार्बन तो 12 छके 72 और 12 कम 12, ठीक है। 16 छके 96, 6 छके 36, हाँ ठीक है। 6 2 8 2 10 और 9 1 10, 7 17 1 18, ठीक है। 180 ग्राम होता है। दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को अनुभार निकालने के लिए बहुत ही इजी वे में सीख गए होंगे, और आपको अब कोई भी फार्मूला मिलेगा, कोई भी कंपाउंड मिलेगा, तो आप उसका अनुभार आसानी से निकाल देंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं फार्मूला यूनिट मास की, द्रव्यमान सूत्र इकाई की। अब हम लोग बात किसकी करते हैं? द्रव्यमान सूत्र इकाई की। किसकी बात करते हैं सर? द्रव्यमान सूत्र इकाई की। और इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं कि सर ये फार्मूला यूनिट मास है। ये क्या है आपका? फार्मूला यूनिट मास है। अच्छा, द्रव्यमान सूत्र इकाई क्या होता है? दोस्तों द्रव्यमान सूत्र इकाई जस्ट लाइक यौगिक के अनुभार के जैसा ही है। बस हम लोग यहाँ पे फर्क क्या करते हैं कि द्रव्यमान सूत्र इकाई किसी भी आयनिक कंपाउंड का, किसी भी आयनिक कंपाउंड, किसी भी आयनिक कंपाउंड, इसको हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक, ठीक है। तो द्रव्यमान सूत्र इकाई किसी भी आयनिक यौगिक का निकाला जाता है, आयनिक यौगिक का निकाला जाता है, आयनिक यौगिक का निकाला जाता है। अब आप कहिएगा कि सर ये है क्या, पहले ये तो बताओ। तो मेरे मित्र, द्रव्यमान सूत्र इकाई जस्ट लाइक आयनिक यौगिक का अनुभार ही है, और जिस तरह हम लोग किसी भी यौगिक का अनुभार निकालते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग आयनिक यौगिक का जब अनुभार निकालते हैं तो उसको हम लोग द्रव्यमान सूत्र इकाई या फार्मूला यूनिट मास कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त कहेंगे कि सर ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है? तो जैसे मेरे मित्र, मैं आपको एग्जांपल दूं NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, तो आप कहते हो कि सर ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। आपको मैं एग्जांपल दूं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो आप कहते हैं सर कैल्शियम प्लस है और ऑक्सीजन क्या है आपका? माइनस है। आपको मैं एग्जांपल दूं CaCl2 का, तो आप कहते हैं कैल्शियम प्लस है और क्लोरीन क्या है आपका? माइनस है। मेरे मित्र, आप देख रहे हैं कि इस यौगिक में चार्ज है, आवेश है, तो मतलब ये हुआ कि इस NaCl में सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड के साथ, आयनिक बंधन के साथ बंधे हुए हैं। किसके साथ बंधे हुए? आयनिक बंधन के साथ बंधे हुए। क्यों? क्योंकि इस पे आयन दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और दोस्तों हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ही तो आयन कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव को हम लोग एनायन बोलते हैं। तो हम लोग सिंपल वे में कहते हैं कि जो फार्मूला आयनिक बॉन्ड वाला होता है, मतलब क्या कि वैसा कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड अवेलेबल हो, उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक कहते हैं। और उसका जो अनुभार निकाला जाता है, उसके अनुभार को हम लोग अनुभार न बोल के क्या बोलते हैं? द्रव्यमान सूत्र इकाई बोलते हैं, फार्मूला यूनिट मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फार्मूला यूनिट मास। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि द्रव्यमान सूत्र इकाई किसी भी आयनिक कंपाउंड का निकाला जाता है। और आयनिक कंपाउंड क्या होता है? तो जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। आपको पता ही होगा, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में मुख्य रूप से आपको
दो टाइप के यौगिक मिलते हैं। पहला तो आयनिक कंपाउंड, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव के चलते बॉन्ड बनता है और एक दूसरे के साथ जुट जाते हैं, और दूसरा होता है साझा करने वाला, कि कुछ इलेक्ट्रॉन आप शेयर करो, कुछ इलेक्ट्रॉन मैं शेयर करूंगा, फिर बॉन्ड बना लेंगे, उस पर दोनों का हक रहेगा, जैसे कि आपका कार्बनिक कंपाउंड, और जनरली इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में रेफर करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड या कोई नॉर्मल आपका एसिड बेस वगैरह रहे तो हम लोग उसके लिए तो यौगिक का अनुभार क्या करके हम लोग चल जाते हैं, लेकिन जैसे ही आयनिक कंपाउंड की बात आ जाती है तब उसके अनुभार को हम लोग क्या कहते हैं, अनुभार न बोल के द्रव्यमान सूत्र इकाई बोलते हैं। अब इस दोनों में अनुभार और द्रव्यमान सूत्र में बस एक ही अंतर है कि अनुभार जो है सारे यौगिक का निकाला जा सकता है, जबकि द्रव्यमान सूत्र इकाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक यौगिक का निकाला जा सकता है। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि ये निकाला कैसे जाता है। कुछ नहीं भाई, जैसे हम अनुभार निकालते हैं ठीक उसी तरह द्रव्यमान सूत्र इकाई भी निकालते हैं। आप कहिएगा एक एग्जाम्पल देके बताओ सर कि NaCl है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो मेरे मित्र सोडियम का परमाणु संख्या कितना 23 और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप कहिएगा सर परमाणु संख्या में बात कर रहा हूँ मैं, परमाणु भार सोडियम का परमाणु भार कितना 23 और क्लोरीन का परमाणु भार कितना 35.5, दोनों को जोड़ दिए मेरे मित्र, ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 8 और 3 2 5 58.5। जैसे हम लोग अनुभार निकालते हैं ठीक उसी तरह हम लोग द्रव्यमान सूत्र इकाई भी निकालते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते। उसी तरह अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हो जाएगा 20 और ऑक्सीजन हो जाएगा कितना 16। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 40 और यहाँ पे ये हो जाएगा 16, तो 40 और 16 कितना हो गया 56 ग्राम। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी आता है और इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला यूनिट मास क्या होगा, द्रव्यमान सूत्र इकाई क्या होगा। दोस्तों आप इसका भी निकाल सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का भी, ये तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड था, आप इसको कैल्शियम क्लोराइड के रूप में भी कैल्शियम क्लोराइड का भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो CaCl2 है तो कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का 35.5, तो 2 है तो 35.5 गुना 2 40, अब प्लस 35 गुना 70 और 1 71। आप इस दोनों को जोड़िएगा, 1 और 7 4 11, 111 ग्राम। ये आपका हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का द्रव्यमान सूत्र इकाई, फार्मूला यूनिट मास। दोस्तों मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं कि अब आपको अगर एग्जाम में इस टाइप में से कोई भी चीज़ आए तो आप उसको आसानी से बना लेंगे। अब आपको किसी भी प्रकार का केमिकल फार्मूला दे दिया जाए और उसका अनुभार पूछा जाए या आपसे फार्मूला यूनिट मास पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।